नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम अप्रैल या मई महीने में होने वाला है? तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए 7 नंबर का होने वाला है। इससे पहले आपके ट्रिपल सी के 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी ठीक उसी प्रकार कराई जाती है जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपके लिए स्पेशल मैथ क्लास भी होती है एडमिट कार्ड आने के बाद। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन क्यों कहा जाता है? जो कंप्यूटर है आखिर इसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, क्योंकि यह गणना करता है। ऑप्शन बी, क्योंकि यह इनपुट डेटा को निर्देश के अनुसार प्रोसेस करता है। क्योंकि यह इंटरनेट से जुड़ा होता है। क्योंकि इसमें रैम होती है। तो आपको बताना है कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन क्यों कहा जाता है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर हो, क्योंकि यह इनपुट डेटा को निर्देश के अनुसार प्रोसेस करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको भी साथ साथ आंसर कमेंट करते चलें, जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। और काफी सारे साथियों को डाउट होता है कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना है। जैसे आप वीडियो के ऑप्शन पे जाएंगे आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा और वहां पर आपको लिखा होगा ऑल डाउट क्लियर, तो आपको टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है। वहां पर इस क्लास का आपको पीडीएफ क्लास डलने के 2 घंटे बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर, तो वहां से अब इसका एक्सप्लेन पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा कथन रैम और कैश मेमोरी के बीच अंतर बताता है? जो रैम होती है ये हमारी अस्थायी मेमोरी होती है और कैश भी हमारी एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। तो याद रखेंगे जो रैम होती है वो अस्थायी होती है और जो कैश मेमोरी होती है वो भी अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। लेकिन यहाँ पर अंतर बताना है। जो सीपीयू होता है कैश मेमोरी सीपीयू के सबसे निकट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो रैम होता है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे बड़ी कमी क्या है? मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने की सबसे बड़ी कमी क्या है? यह तेज होती है, यह पोर्टेबल है, यह मशीन पर निर्भर होती है, इसमें कंपाइलर नहीं लगता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, तो यह मशीन पर निर्भर होती है। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने की सबसे बड़ी कमी क्या है? तो यह सिर्फ मशीन लैंग्वेज पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर होता है तो सबसे पहले हमें इसका एक्सटेंशन नेम पता होना चाहिए। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt। और स्टाइल का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे जो स्टाइल होता है इसका प्रयोग होता है पूरे डॉक्यूमेंट के एक रूप मतलब यूनिफॉर्म फॉर्मेट लागू करने के लिए। पूरे डॉक्यूमेंट में एक स्वरूप फॉर्मेट लागू करने के लिए हम स्टाइल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। और स्पेलिंग को चेक करने के लिए सिर्फ F7 कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए सही शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं। पेज ब्रेक मतलब होता है कि आपका वर्तमान में कर्सर कहीं पर भी हो और आपका सामने सीधे नया पेज आए। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ कि मेरा नया पेज आ जाए, तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेज ब्रेक कर दूंगा, तो मेरा नया पेज तुरंत इंसर्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल+Enter के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को कैसे दर्शाया जाता है? जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होती है उसको कैसे दर्शाया जाता है? तो याद रखेंगे उसको डॉलर चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जाता है। यहाँ पर पूरी सेल पूछी गई, तो एक सेल में होती है, सेल में आपके कॉलम होता है। जैसे आपका एक कॉलम हो गया और आपकी 5वीं रो हो गई, तो कॉलम भी एब्सोल्यूट होगा और आपकी रो भी एब्सोल्यूट होगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे रो और कॉलम दोनों को एब्सोल्यूट किया जा रहा है। एब्सोल्यूट करने के लिए डॉलर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जी किस प्रकार की, ये आपकी दोनों मिक्स सेल हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फंक्शन का प्रयोग क्या है? जो इफ फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग क्यों होता है? तो याद रखेंगे शर्त आधारित परिणाम को ज्ञात करने के लिए, शर्त के अकॉर्डिंग आंसर देने के लिए किसका प्रयोग होता है? एफ फंक्शन का प्रयोग होता है। आपने पिछली क्लास में देखा होगा एफ फंक्शन होता है, यदि एफ कंडीशन सही है तो आपका आंसर सही देगा। जैसे एफ लगा दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया 10 > 5,
और यहाँ पे इस प्रकार से मैंने वैल्यू दे दी। यदि सही है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे लिख दिया ट्रू, अन्यथा यहाँ पर फॉल्स। मतलब यदि जो वैल्यू जो 10 होता है वो 5 से बड़ा होता है तो आप कहेंगे तो इसका आंसर ट्रू आएगा। मैंने कॉमा लगा लिख दिया फॉल्स, तो आंसर यदि मैं यहाँ पर 15 कर दूँ तो आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। तो कंडीशन के आधार पर परिणाम शो करने के लिए इफ फंक्शन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो हमारे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो मास्टर स्लाइड होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर होता है, इसका प्रयोग होता है हर स्लाइड पर समान डिजाइन लागू करने के लिए। जैसे आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में काफ़ी सारी स्लाइड बना ली हैं और आप चाहते हैं सभी स्लाइड पर हमारा एक जैसा डिजाइन लागू हो जाए, तो उसके लिए आप मास्टर स्लाइड का प्रयोग करेंगे, स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया, तो मैं बीसीसी के बारे में पूरा यहाँ पर कंफर्म करने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले जानते हैं बीसीसी हमारा कहाँ मिलता है। तो बीसीसी मिलता है हमारा ईमेल में। आखिर ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और जो ईमेल में आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ईमेल का आविष्कार किया गया था रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 ईस्वी में। 2 पॉइंट यहाँ से क्लियर हुए। आपसे पूछा जाता है ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है और बीसीसी का। तो सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जो सीसी और बीसीसी में अंतर क्या होता है, जैसे आपने कोई मेल है 10 लोगों को भेजी, यदि आप सीसी के माध्यम से भेजेंगे तो 10 व्यक्तियों को पता चलेगा कि यह मेल और किसको भेजी गई है। लेकिन यदि आप बीसीसी के माध्यम से भेजते हैं तो 10 व्यक्तियों में से किसी को पता नहीं चलेगा कि यह मेल मेरे अलावा और किसे भेजी गई है, क्योंकि बीसीसी के माध्यम से गुप्त रूप से भेजी जाती है। मतलब प्राप्तकर्ता को मेल छुपाना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। आपको लगे सिर्फ मेरे पास मेल आया है, लेकिन वो 9 लोगों के पास और भी गया है, क्योंकि वो बीसीसी के माध्यम से भेजा गया है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। और वही मेल यदि सीसी के माध्यम से भेजी जाती तो आपको पता चलता कि यह मेल मेरे अलावा और कितने लोगों को भेजी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, POP3 और IMAP में अंतर क्या होता है। तो याद रखेंगे जो दोनों ही होते हैं ये ईमेल को प्राप्त करने के लिए होते हैं। ईमेल को भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो ईमेल को भेजने के लिए हमारा SMTP प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। लेकिन IMAP और POP3 में अंतर क्या होता है, जो आपका POP3 होता है ये डिवाइस पर डाउनलोड होता है, जबकि जो IMAP होता है प्रोटोकॉल यह मेल को सर्वर पर रखता है, सर्वर पर सिंक करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फिशिंग किस प्रकार का साइबर अटैक है। जो फिशिंग है आखिर ये किस प्रकार का साइबर अटैक है। हार्डवेयर चोरी। तो आपको ये हार्डवेयर चोरी से हमारी जो फिशिंग है ये हमारे एक प्रकार से इंटरनेट से संबंधित होता है। वायरस फैलाना नहीं, डेटा बैकअप नहीं, नकली वेबसाइट द्वारा जानकारी चुराना, ये हमारा फिशिंग हो जाएगा। ईमेल के माध्यम से भी आपसे फिशिंग हो सकता है। आपको कोई लिंक आएगी, आप उसको क्लिक करके अपना डेटा भर सकते हैं, उस प्रकार से भी आपके सामने फ्रॉड हो सकता है और आपका डेटा चोरी किया जा सकता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या होता है। जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। लॉगिन गति धीमी करना, केवल पासवर्ड बनाना, अकाउंट डिलीट करना या सुरक्षा का स्तर दूसरा जोड़ना। मतलब कहने का जैसे किसी को पास आपकी आईडी चली गई और पासवर्ड भी पता चला गया, लेकिन आप चाहते हैं फिर भी आपकी आईडी लॉगिन ना हो, तो यदि आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया होगा तो किसी के पास आपकी आईडी और पासवर्ड दोनों होने के बाद भी वह आपकी आईडी को लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया है, पासवर्ड के साथ एक दूसरी सिक्योरिटी का भी यूज किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया और आपसे पूछा था 2FA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जैसे आप देखेंगे बायोमेट्रिक और OTP। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिजिटल पेमेंट का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से किससे आप डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते। यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, आप नॉर्मली करते ही हैं, ये AEPS के माध्यम से और नेफ्ट के माध्यम से। जबकि जो चेक होता है इसमें आपका क्या होता है, डिजिटल पेमेंट नहीं होता है। जैसे आपको चेक भजाने जानी होती है तो आप बैंक में जाते हैं और वहाँ से आप अपनी चेक को भजा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, AEPS में प्रमाणीकरण किसके द्वारा होता है। जो AEPS होता है इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जो आपके आधार कार्ड से पैसे निकाले जाते हैं तो उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें आपका आधार कार्ड के साथ साथ आपके बायोमेट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आप जैसे कहीं पैसे निकलवाने जाते हैं तो आपके क्या मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है और आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपके बैंक से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो AEPS में प्रमाणीकरण के लिए पूछ रहा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पर बायोमेट्रिक का प्रयोग करेंगे। फ़ोन नंबर, OTP और ईमेल के द्वारा पैसे नहीं निकलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या। जो ई गवर्नेंस है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप का प्रयोग किस लिए होता है? जो उमंग ऐप है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे जो उमंग ऐप होता है इसका प्रयोग होता है सभी सरकारी सेवाओं के लिए हम उमंग ऐप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में SAAS का अर्थ क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग होता है आखिर उसमें जो SAAS होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे SAAS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। SAAS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और क्लाउड कंप्यूटिंग में उदाहरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका एक प्रकार का जीमेल, जो आपका डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जीमेल को आप डायरेक्ट चला सकते हैं, बिना जीमेल को डाउनलोड किए हुए भी आप गूगल से डायरेक्ट जीमेल को चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आप यहाँ पर फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SAAS की फुल फॉर्म होती है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दी हुई ऑप्शन के अनुसार कौन सा यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप देखेंगे लाइनक्स हमारे एक प्रकार का ओपन सोर्स है, विंडो क्लोज सोर्स है, और जो हमारा एंड्रॉयड है, ये तीनों ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लेकिन ऑरेकल है ये हमारे एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑरेकल DBMS है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर वायरस का सबसे सामान्य फैलने का माध्यम क्या होता है? जो कंप्यूटर में वायरस फैलते हैं सबसे नॉर्मली किसके माध्यम से फैलते हैं? क्या CPU से फैलते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, पावर केबल के माध्यम से नहीं, मॉनिटर के माध्यम से नहीं, ये ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से जो कॉमनली वायरस फैलते हैं ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से फैलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बैकअप का सही अर्थ क्या होता है? जो बैकअप होता है आखिर इसका सही अर्थ क्या होता है? तो बैकअप का सही होता है डेटा की कॉपी बनाना। मतलब कहने का, जैसे आपका कोई मोबाइल हो, आपने उसमें अपने डेटा का बैकअप लिया हुआ है, तो आप कहीं पर भी ID लॉगिन करेंगे और अपना बैकअप वापसी ले सकते हैं। जैसे आपका कभी डेटा हट भी जाता है, यदि बैकअप होगा तो उसका डेटा आपका वापसी आ सकता है। तो बैकअप को हमेशा, जैसे आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो उसको बैकअप में हमेशा रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपका एक व्हाट्सअप है, आपका मोबाइल खराब हो चुका है, थोड़ी बहुत चल रहा है, तो आप अपने मोबाइल का व्हाट्सएप दूसरे मोबाइल में लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल से, जो आपका मोबाइल खत्म होने वाला है, लास्ट डे चल रहे हैं मोबाइल की, जैसे खराब होने वाला है बिल्कुल से, तो आप उसका बैकअप ले लेंगे और अपने जो न्यू मोबाइल है उसमें उसी ईमेल आईडी से, जिस ईमेल आईडी में बैकअप लिया है उसी से अपना व्हाट्सएप लॉगिन करेंगे, तो आपका जो पूरा डेटा है विथ मैसेज की, जो भी आपकी मैसेज चैटिंग है, तो पूरी सारी कुछ आपके उस दूसरे मोबाइल में आ जाएंगे, क्योंकि आपने व्हाट्सएप का बैकअप लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो बूटिंग प्रक्रिया होती है इसका अर्थ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेमोरी में लोड करना कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया का अर्थ होता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी SSC का एग्जाम होने वाला है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। आपकी तैयारी 0 से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी करवाने वाला हूं। आपके प्रैक्टिस सेट नंबर आज 7 होने वाला है। इसी प्रकार जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा। आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीनों के एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, लेकिन आपकी तैयारी बिल्कुल बराबर चल रही है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तैयारी आपकी बिल्कुल बराबर चलती रहेगी। और मैथन क्लास आपकी एक देखेंगे, इसी वीडियो के नीचे देखेंगे 4 से 5 वीडियो के नीचे आपके सामने एक मैथन क्लास मिलेगी 500 क्वेश्चन, क्योंकि 500 क्वेश्चन मैथन इसलिए आ चुकी थी क्योंकि जो आपका एग्जाम मार्च महीने में होने वाला था उसके एडमिट कार्ड जिस दिन जारी होने थे उसी दिन आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ था। तो जो एग्जाम एडमिट कार्ड आने थे उस दिन आपकी मैथन क्लास आ चुकी थी। तो आपने यदि पिछली मैथन क्लास 500 क्वेश्चन वाली नहीं देखी तो आप इस वीडियो के बाद वो 500 क्वेश्चन वाली मैथन क्लास देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगी। निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है? तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल आप दोनों अच्छे जानते हैं। यहाँ पर नॉन वोलेटाइल पूछी गई है, तो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो होती है हमारी रोम, और जो सिर्फ वोलेटाइल मेमोरी होती है वो होती है रैम। आप कमेंट बॉक्स में रैम और रोम दोनों का फुल फॉर्म बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड बूट का मतलब क्या होता है? कोल्ड बूट होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो कोल्ड बूट का मतलब होता है पहली बार पावर ऑन करना, पहली बार कंप्यूटर को होल्ड करना कोल्ड बूट होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो मेल मर्ज होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मेल मर्ज होता है उसका प्रयोग होता है एक ही पत्र को कई लोगों को अलग अलग डेटा के साथ बनाने के लिए। मतलब जैसे आपने कोई लेटर बनाया और आप चाहते हैं काफ़ी सारे को भेजना, काफ़ी सारे साथियों को भेजना, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? मेल मर्ज का प्रयोग कर सकते हैं। एक ही पत्र कई लोगों को अलग अलग डेटा के साथ बनाने के लिए, भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर का मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है। जो हेडर और फुटर होता है इसका मुख्य प्रयोग होता है हर पेज में समान जानकारी दिखाने के लिए। जैसे आप देखेंगे क्लास आपकी चल रही है, क्लास में जो ऊपर लगा हुआ है वो हेडर लगा हुआ है और जो नीचे लगा हुआ है वो फुटर लगा हुआ है। क्वेश्चन बार बार ऊपर नीचे जा रहे हैं लेकिन जो हेडर फुटर है वो एक भी बार हेल डोल भी नहीं रहा है क्योंकि उसमें हेडर और फुटर लगा हुआ है। एक भी बार क्वेश्चन में आपको ये नहीं होगा जो हेडर आपका जैसे ऊपर लिखा हुआ है ट्रिपल सी एग्जाम इंपोर्टेंट क्लास 7 और नीचे आपकी ई बुक के लिए जो यदि आपने ई बुक नहीं खरीदी तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप ट्रिपल सी ई बुक खरीद सकते हैं। इस ई बुक के अंदर आपको ट्रिपल सी के प्रत्येक चैप्टर वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फुल फॉर्म शॉर्टकट कुंजी। यकीन मानिए यदि आप दिव्यास्त ई बुक सीरीज को पूरा पढ़ लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में बेहतर ग्रेड से पास हो सकते हैं। और आप डेमो देखना चाहते हैं तो दिव्या सीरीज के नाम से इसकी 4 क्लास हो चुकी हैं। आप वो 4 क्लास में डेमो देख सकते हैं जिसमें आपके प्रत्येक चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है और साथ में वन लाइनर क्वेश्चन भी है। आप डेमो देखकर उसके बाद ई बुक को ले सकते हैं ओनली 59 रुपये में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फंक्शन होता है केवल संख्यात्मक मान को जोड़ता है। जो फंक्शन होता है केवल ये संख्यात्मक मान को जोड़ता है, तो आखिर वो कौन सा फंक्शन होता है, तो वो होता है आपका सम फंक्शन। जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग होता है और संख्याओं को गिनने के लिए काउंट और संख्या और नंबर गिनने के लिए काउंटा और औसत निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है काउंट और काउंटा में अंतर क्या होता है। तो आपने यदि पिछली क्लास देखी तो उसमें आपको काउंट और काउंटा को मैंने दोनों को बहुत अच्छे से समझाया है। जो काउंट होता है वो सिर्फ नंबर को गिनता है, जिन सेल्स में नंबर होगा सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट बताएगा, जबकि जो काउंटा होता है वो जिन सेल में नंबर और अल्फाबेट दोनों होंगे दोनों को गिनेगा। जो खाली सेल्स होंगे उनको छोड़ देगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो एम्प्टी सेल है उनको छोड़ देगा, जबकि काउंट और काउंटा में यही अंतर होता है। काउंटा सभी नॉन एम्प्टी सेल्स को गिनता है, मतलब जो सेल खाली नहीं है उन सभी को ये गिन लेता है, जबकि काउंट होता है वो सिर्फ नंबर वाली सेल्स को गिनता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो ट्रांजेक्शन होता है इसका प्रभाव किस पर पड़ता है। मतलब कहने का जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो इसका प्रभाव पड़ता है आपके जो स्लाइड होती है, स्लाइड में एक स्लाइड दो स्लाइड, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं उसमें कुछ इफेक्ट होता है तो वो हमारा होता है स्लाइड बदलने पर। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा ईमेल शिष्टाचार ईमेल एटिक्यूट का भाग नहीं है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया जैसे ऑल कैप्स में लिखना। तो आप कहें जो ऑल कैप्स होता है इसका जरूरी नहीं कि हमें सारा कैपिटल लिखना होगा। संक्षिप्त और स्पष्ट वाचा और साइन ऑफ, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया था तो हमें वही ऑप्शन देखना है जो हमारा नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यूआरएल में एचटीटीपी का अर्थ क्या होता है। तो जो यूआरएल होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जो एचटीटीपीएस होता है इसका प्रयोग होता है कि सुरक्षित ट्रांसफर के लिए, सुरक्षित संचार के लिए हमारा एचटीटीपीएस का प्रयोग होता है। जब आप इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करेंगे तो वो एचटीटीपीएस के माध्यम से, एचटीटीपीएस से आपकी जो यूआरएल होगा वो स्टार्ट होगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे माना जाता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए और एट का चिन्ह या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें नंबर भी होने चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मेलवेयर शब्द किसका समूह। जो मेलवेयर शब्द है किसका समूह होता है। तो याद रखें जो मेलवेयर होता है वो हमारे एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। जैसे आपका वॉर्म हो गया, वायरस हो गया, ट्रोजन हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके एक प्रकार के मेलवेयर होते हैं जो सिस्टम को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाते हैं। ट्रोजन हॉर्स की विशेषता क्या होती है। जो ट्रोजन हॉर्स होता है आखिर इसकी विशेषता क्या होती है। तो यह लगेगा कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सॉफ्टवेयर है और आपके सिस्टम पर ये एंटर कर जाएगा और फिर आपके डेटा को कहीं ना कहीं से हानि पहुंचाएगा। तो उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे दिखता है तो वो हमारा ट्रोजन हॉर्स होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो डिजिटल सिग्नेचर है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो डिजिटल सिग्नेचर होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है पहचान और सत्यता सुनिश्चित करना। यह आपके डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ई गवर्नेंस का जो G2C मॉडल है इससे किससे संबंधित। जो ई गवर्नेंस का G2C मॉडल किससे संबंधित है। तो ये आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। G2C का फुल फॉर्म होता है ये आपके गवर्नमेंट टू सिटीजन इसका फुल फॉर्म होता है। डिजी लॉकर का मुख्य लाभ क्या होता है। जो डिजी लॉकर होता है आखिर इसका मुख्य लाभ क्या होता है। तो डिजी लॉकर का मुख्य लाभ होता है सरकारी दस्तावेज को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लाउड में पे एज यू यूज मॉडल किस संबंधित। जो क्लाउड में पे एज यू यूज मॉडल है किस संबंधित है। तो ये आपके क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित है। आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है
कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। निम्न में से कौन सा क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल नहीं है? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड या पर्सनल? तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे पर्सनल हमारा क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, जबकि जो हाइब्रिड, प्राइवेट और पब्लिक ये तीनों ही हमारे क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फायरवॉल का गलत कथन क्या है? तो आप देखेंगे क्वेश्चन, आप देखेंगे जैसे हम फायरवॉल का मतलब पता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए हम फायरवॉल का प्रयोग होता है, लेकिन कौन सा कथन गलत है? नेटवर्क सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग करते हैं, अनाधिकृत एक्सेस के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में हो सकता है, लेकिन वायरस को हटाने इसका कार्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस काम करता है, फायरवॉल का कार्य ये नहीं होता। साइबर लॉ मुख्यतः किससे संबंधित, जो साइबर लॉ है आखिर ये मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये आपके इंटरनेट और डिजिटल अपराध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आईटी एक्ट 2000 साइबर अपराधों को नियंत्रित करता है। आपसे पूछ सकता है साइबर अपराधों को नियंत्रित कौन करता है? तो आईटी एक्ट 2000। कंप्यूटर में जो थ्रो पुट होता है, इस शब्द का सही अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक समय में प्रोसेस किए हुए कार्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या नहीं हो सकता? प्रोसेस को मैनेजमेंट करता है, मेमोरी को मैनेजमेंट करता है और फाइल को भी मैनेजमेंट करता है, लेकिन ये वायरस को डिलीट नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अब आपके एग्जाम में नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, कौन सा नहीं है, मतलब आपको 3 ऑप्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप चौथे ऑप्शन को आसानी से लगा पाएंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ट्रैक चेंज होता है इसका प्रयोग होता है किए हुए बदलावों को रिकॉर्ड करने के लिए। जो आपने बदलाव किए हैं उन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वी लुक अप फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो टेबल में डेटा खोजने के लिए, वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए वी लुक अप का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन और ट्रांजेक्शन में अंतर क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं जो ट्रांजेक्शन होता है वो हमारे स्लाइड पर काम करता है, जबकि जो एनिमेशन होता है वो काम करता है वो स्लाइड के अंदर। स्लाइड पर क्या काम करेगा? स्लाइड पर ट्रांजेक्शन काम करेगा, और स्लाइड के अंदर क्या काम करेगा? एनिमेशन। तो एनिमेशन आपका किस पर काम करता है? एनिमेशन आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर नीचे लिख क्या है, एनिमेशन स्लाइड पर नहीं, एनिमेशन स्लाइड के बीच में काम करता है, जबकि जो ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख लेंगे एनिमेशन ऑब्जेक्ट पर काम करता है, जो ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड चेंज होने पर काम करता है। ईमेल में अटैचमेंट भेजते समय सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है? तो वो होता है आपका वायरस का फैलना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है डेटा बैकअप नहीं आता है, एन्क्रिप्शन नहीं आता है, क्लाउड स्टोरेज नहीं आता है, हैकिंग आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। डिजिटल सर्टिफिकेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो डिजिटल सर्टिफिकेट है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यूजर की पहचान स्थापित करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का लाभ नहीं है? ई गवर्नेंस का आपसे यहाँ पर लाभ पूछा रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ाना है, ई गवर्नेंस का लाभ नहीं है, पारदर्शिता, समय की बचत और सेवाओं का आसान पहुंच है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग में सेशन टाइम आउट का उद्देश्य क्या होता है? तो सेशन टाइम आउट का उद्देश्य होता है कि सुरक्षा को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड रिस्क है? स्केलेबिलिटी, जो कॉस्ट सेविंग, डेटा बेच या एसेसिबिलिटी? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका ज़्यादा कठिन हो गया है। यहाँ पर आपका डेटा ब्रीच सही आंसर होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे। साइबर सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन, जो साइबर सिक्योरिटी होती है इसमें इनक्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? डेटा को मिटाना, डेटा को गुप्त रूप से बदलना, डेटा कॉपी करना या प्रिंट करना। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ टोटल आपने 51 क्वेश्चन पूरे अच्छे से देख लिए हैं। आपके सामने कुछ मैथ क्लास आ चुकी होंगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। आपके सामने जो मैथ क्लास आई है आप इनको देख सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।